नमस्कार मित्रों। आज डेट है 9 सितंबर। मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूं। राहुल मेहता, राइट टू रिकॉल पार्टी। मैंने राइट टू रिकॉल के कानून का प्रचार शुरू किया 1998 में और मेरा मैनिफेस्टो है राइट टू रिकॉल पार्टी का rahulmehta.com/301.htm। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे भी काफ़ी राइट टू रिकॉल रिलेटेड आर्टिकल आपको नोट्स, आप फेसबुक में जाके मेरे नोट्स देखोगे तो उसमें मिलेंगे। ये जो वीडियो है वो कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में है। वो इन्फॉर्मेशन जो कि आप में से अधिकतर लोगों को इसलिए पता नहीं होगी कि ये मोरारजी देसाई और वाजपेयी के बारे में है, और तब आपकी उम्र काफ़ी छोटी होगी अधिकतर लोग जो आप देख रहे हैं। तो मोरारजी भाई देसाई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि शायद आपके पास ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो एक तो उन्होंने देवी इंदिरा अम्मा का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो उनसे काफ़ी आगे निकल गई। इतना नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन 4-5 साल के अंदर उन्होंने इतने सारे काम करके दिखाए कि जो मोरारजी और ये सारे नेता अपने 20-25 साल 30 साल की 20 के करियर में नहीं कर पाए थे। जैसे कि देवी इंदिरा अम्मा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। उसके बाद उनका प्लान था पाकिस्तान के 5 टुकड़े करना, बांग्लादेश के 4 टुकड़े करना, कश्मीर भारत में आ जाता, उत्तरी बांग्लादेश है वो भी भारत में आ जाता। लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि रशिया ने मना कर दिया सपोर्ट देने से। जब रशिया ने मना कर दिया तो देवी इंदिरा अम्मा ने पूरे भारत की सेना का आधुनिकीकरण शुरू किया। पोखरण 1 एटम एक्सप्लोजन, फिर बहुत सारे हथियार, जैसे ये अर्जुन टैंक का प्रोजेक्ट उनके टाइम पे ही शुरू हुआ। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी आधुनिकीकरण शुरू किया, ये इंडियन मिलिट्री का, सेना को मजबूत किया और फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। आज अमेरिका से बदतर क्राइसिस हमारे यहाँ नहीं हुई बैंकिंग की, तो उसका एक कारण कि यहाँ पे बैंक नेशनलाइज है। फिर राजाओं को जो पेंशन मिलता था वो पेंशन बंद करवा दिया। तो इस वजह से उनकी काफ़ी वाहवाह हुई थी और उनसे ये सब लोग जल गए थे, इसलिए अलग पार्टी बनाई और देवी इंदिरा अम्मा के खिलाफ आंदोलन किया। और इंदिरा अम्मा की भी बहुत बड़ी गलती है कि इमरजेंसी, और उससे ज़्यादा बड़ी गलती, इमरजेंसी से ज़्यादा बड़ी गलती ये कि उन्होंने डेमोक्रेसी को प्रोत्साहन नहीं दिया। पर उसके बाद मोरारजी देसाई पावर में आए अमेरिका के कहने पे, CIA की मदद से। और अब जब वो अमेरिका के मदद से पावर में आए थे तो अमेरिका का जो रिक्वेस्ट था वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला रिक्वेस्ट था कि भाई तुम पाकिस्तान में जो देवी इंदिरा अम्मा ने पूरे रॉ को, पाकिस्तान के कोने कोने में रॉ के एजेंट बिठाए थे, वो एजेंटों को सब वापस खींच लो। तो मोरारजी देसाई ने आने के साथ यूँ समझो कि 1-2 हफ्ते में एक ऑर्डर निकाला कि रॉ के सारे एजेंटों को वापस बुला लिया। तो पाकिस्तान ने देखा कि कौन कौन लोग वापस इंडिया जा रहे हैं और इस तरह से उसके रॉ के एजेंट के नाम मिल गए। और जो करीबी लोग थे रॉ के एजेंट के, उसको उन्होंने मरवा डाला पाकिस्तान ने, क्योंकि रॉ के एजेंट तो आ गए लेकिन कुछ एक एजेंट जो कि नहीं आए वो पकड़े गए और उनको मार डाला। और एजेंट के जो करीबी सब एजेंट या खबरी या जो भी बोलो, वो भी पता लग गया कि भाई ये आदमी तो हमेशा इससे मिलता जुलता रहता था, तो ये आदमी यदि जो भारत गया वो एजेंट है तो ये आदमी इसका खबरी होगा। तो इस तरह से देवी इंदिरा अम्मा ने पाकिस्तान में जो पूरा नेटवर्क बिठाया था वो मोरारजी देसाई ने 1-2 हफ्ते में ही पूरा चौपट कर दिया। पूरे यूँ समझो कि 5-7 साल की मेहनत भारत की रॉ की, देवी इंदिरा अम्मा की 1 हफ्ते में चौपट कर दी है मोरारजी देसाई ने। उसके बाद जब तक वो पावर में नहीं था तब तक वो लोगों को झूठ बोलता रहा कि राइट टू रिकॉल का कानून लाएगा। जनता पार्टी के वो वरिष्ठ नेता थे, जनता पार्टी 1977 के मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखवाया और प्रॉमिस किया कि वो राइट टू रिकॉल का कानून लाएंगे। और पावर में आने के दूसरे ही दिन बदल गया कि राइट टू रिकॉल तो बहुत बकवास कानून है, इससे इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, ये बहुत महंगा पड़ेगा वगैरह वगैरह, इसलिए इसने विरोध किया। फिर भारत की सेना के जितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे सारे उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो जो इंदिरा गांधी ने एक पूरी जमावट की थी वो कमजोर करवा दी। उसके बाद उसने गोल्ड कंट्रोल एक्ट डाला, जिसकी वजह से सोने का बड़े पैमाने पे स्मगलिंग होने लगा। और यदि आपके कोई रिश्तेदार हो जो कि सोनी हो, ज्वेलर हो,
और उनकी उम्र यदि 50 साल से ऊपर हो, मतलब कि 1970 में उनकी उम्र कम से कम 20-25 साल हो, 1980 में उनकी उम्र कम से कम 25-30 साल हो, ऐसे ज्वेलर को आप पूछना तो आपको बताएंगे कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट का जो ऑफिसर होता था वो कभी कस्टम्स का होता था, कभी एक्साइज का होता था, या तो कभी गोल्ड कंट्रोल ऑफिस से डायरेक्टली रिलेटेड होता था। वो हर एक सोनी से हफ्ता इकट्ठा करते थे, क्योंकि वो एक्ट ऐसा था कि बिना कुछ देखे सोनी को उसकी दुकान बंद कर सकते हो, उसका माल सारा कस्टडी में ले सकते हो, उसको जेल भेज सकते हो और उसको कोर्ट के धक्के खिला सकते हो, वो गलत किया हो या ना किया हो। तो उसकी वजह से बड़े पैमाने पे करप्शन शुरू हो गया गोल्ड कंट्रोल एक्ट की वजह से। यानी उसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है 2 साल में, 3 साल में। और जो रॉ को ख़त्म कर दिया उसकी आज तक हम कमी महसूस कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा पाकिस्तान एटम बम बना रहा था, तो इजराइल ने भारत की मदद मांगी कि आप हमें 4 घंटे के लिए हमारे प्लेन को इंडिया में रुकने दो और हम पाकिस्तान के इस ठिकाने में, इस जगह पे एटॉमिक है, हम उनको तोड़ के वापस चले जाएंगे। मतलब इजराइल के प्लेन को रिफ्यूलिंग के लिए जगह चाहिए थी। तो इस मोरारजी देसाई ने जनरल जिया को बता दिया कि इजराइल इस तरह का प्लान बना रहा है। तो जब बता दिया तो वो लोग चौंकने उठे, तो उन्होंने उनकी जो सर्वेलेंस था उनके स्टाफ पे वो तेज कर दिया, और सर्वेलेंस स्टाफ पे तेज कर दिया तो इजराइल के जो एजेंट थे वहां पे वो सब पकड़े गए, पाकिस्तान ने उनको मार डाला। मतलब यदि पाकिस्तान का एटॉमिक वेपन प्रोग्राम उस समय तबाह कर दिया होता, इंदिरा गांधी होती तो इजराइल को बिना पूछे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए एयरपोर्ट दे देती कि भाई तुम्हारे प्लेन आके यदि पाकिस्तान पे बम्बार्डिंग करेंगे तो हम तो बोल देंगे कि भाई ये प्लेन तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हमसे मदद मांगी, हमने इमरजेंसी लैंडिंग करने दिया, हमको क्या पता कि वो पाकिस्तान पे हमला करने आए। और प्लेन तो इजराइल थे, उस पर इजराइल का लेबल है, पायलट इजराइल के, हमारी कोई जिम्मेदारी होती नहीं है जब तक कि साबित ना हो, और कोई साबित नहीं कर पाएगा कि हमको पता था और हमने इजराइल के साथ कॉन्स्पिरेसी की है। लेकिन मोरारजी देसाई ने ये पूरी योजना पे पानी फेर दिया, वरना आज पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं होता। यदि देवी इंदिरा अम्मा होती तो पाकिस्तान के पास आज एटम बम होता ही नहीं। और ये मोरारजी देसाई जैसा जो निकम्मा आदमी 2 साल आ गया, उसी की वजह से पाकिस्तान के पास एटम बम आ गया। वरना पाकिस्तान के पास एटम बम आता वैसे ही उस पे, जब उसका प्रोग्राम आधा खत्म हुआ तभी उस पे अटैक करके उसका इंस्टॉलेशन तोड़ दिया होता तो क्या कर लेता पाकिस्तान। उसके पास इतनी सेना तो मजबूत थी नहीं कि वो भारत पे अटैक कर सके। आज वो एटम बम के नाम पे पाकिस्तान हमको धमका रहा है, लेकिन इसलिए हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान के पास आज जो एटम बम है उसकी सबसे बड़ी वजह ये मोरारजी देसाई है। अब दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। पहले तो उनकी 13 दिन की सरकार, आप 13 डे गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी और एनरॉन इस पे गूगल करो तो आपको मिलेगा कि उस जमाने का सबसे भ्रष्ट डील, अब तो मनमोहन सिंह ने उसको कहीं पीछे रख दिया, कोयले का घोटाला, थोरियम का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, एस बैंड स्पेक्ट्रम, पर उस जमाने के हिसाब से एनरॉन का घोटाला काफी बड़ा घोटाला था। और उस घोटाले का परिणाम यह आया कि महाराष्ट्र सरकार को 24 रुपया यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी एक बार एनरॉन से, और बाद में तो पूरा प्रोजेक्ट ही क्रैश हो गया। तो 13 दिन की सरकार ने उसमें 50 काम कर सकते थे अच्छे काम करने के लिए, वो नहीं किए, लेकिन उसने एनरॉन को अप्रूवल जरूर दिया वाजपेयी ने 13 दिन की सरकार में। इसीलिए उसको अटल बिहारी वाजपेयी एनरॉन पुरुष कहा जाता है। उसका बीजेपी में ऑफिशियल उसका नाम है एनरॉन पुरुष, कि एनरॉन को उसने मान्यता दी और उसके कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दिए। 13 दिन के सरकार में वो कुछ काम कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने नहीं किए। क्या? अहमदाबाद का नाम कर्णावती करना, जो कि मेरे मैनिफेस्टो में एक एजेंडा है कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती करना। मैं खुद जितने भी नॉन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उस पर नाम कर्णावती लिखता हूं कि ये
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पास कर दिया था रेजोल्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट ने पास कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए, सिर्फ कैबिनेट में, ये प्राइम मिनिस्टर की परमिशन चाहिए कैबिनेट, और वो परमिशन दे देता तो अहमदाबाद का नाम कर्णावती हो गया होता। फिर बाद में पार्लियामेंट उसको बदल देती है, वो अलग बात है, वो तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आज मेरी सरकार गई है, आप सरकार में, और आपकी सरकार गई, तो उसके बाद की पार्लियामेंट तो करने के लिए कुछ भी कर सकती है। पर वाजपेयी चाहते तो ये पार्लियामेंट का काम कर सकते, ये कर्णावती का, अहमदाबाद का नाम कर्णावती बदलने का कर सकते थे, और नहीं किया। वैसे उस समय वो इस अहमदाबाद इलाके के एमपी थे। अहमदाबाद आधे से ज्यादा गांधीनगर कंस्टिट्यूएंसी, और वो गांधीनगर के एमपी थे, लेकिन उन्होंने ये नाम चेंज नहीं किया। उसके बाद वो चाहते तो राम जन्मभूमि के लिए रेफरेंडम का प्रस्ताव रख सकते थे। फिर वो 13 दिन के बाद की पार्लियामेंट प्रस्ताव कैंसिल कर देती थी, तो मैं उसका दोष नहीं मानता, पर उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए रेफरेंडम का प्रस्ताव नहीं रखा। फिर एक और कर सकते थे कि एसटी में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन मिलता है, एससी में नहीं मिलता। एससी यानी दलित में यदि कोई दलित मुस्लिम या क्रिश्चियन बनता है तो उसके रिजर्वेशन के बेनिफिट समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एसटी यानी कि आदिवासी के जो यदि वो क्रिश्चियन या मुस्लिम बनता है तो उसके रिजर्वेशन के बेनिफिट चालू रहते हैं। तो और ये एसटी की डेफिनेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट तय करता है, उसमें पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद पार्लियामेंट उसको कैंसिल कर दे वो अलग बात है। देखो, प्राइम मिनिस्टर का कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट कैंसिल कर सकती है, पर बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो डिसीजन लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती। तो वाजपेयी ये 13 दिनों की सरकार में जो दलित को कन्वर्ट होने के बावजूद भी उनके बेनिफिट चालू रहते हैं रिजर्वेशन के, वो कैंसिल करने का गैजेट नोटिफिकेशन निकाल सकती थी, लेकिन वाजपेयी ने नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि वो सऊदी अरेबिया मिशनरी इनका सपोर्ट चाहते थे भविष्य में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, क्योंकि उनको पता था ये तो 13 दिन की सरकार के बाद उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना था। मतलब इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यूं समझो कि उसने आधा देश बेच दिया। उसके बाद जब सरकार आई तो उसको पोखरण 2 किया, जो कि मैं उसके लिए उसको बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने किया, लेकिन उसके पीछे भी अंदर की बात है, वो पोखरण 2 नहीं करना चाहते थे। वो तो आरएसएस में गोविंदाचार्य और बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग थे, सच्चे राष्ट्रवादी लोग, उनका बहुत दबाव आया, इसलिए फिर उनको पोखरण 2 करना पड़ा और पोखरण 2 किया। लेकिन पोखरण 2 के बाद उन्होंने देश के साथ जबरदस्त गद्दारी की, जबरदस्त झूठ बोला, ये कहा कि हमारे पास मिनिमल क्रेडिबल डेटरेंट है, अब हमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो कि झूठ था। झूठ क्यों था? क्योंकि हमारा जो पोखरण 2 था वो धमाका कितना बड़ा था, 75 किलोटन। चीन ने जो सबसे बड़ा धमाका किया है वो कितना बड़ा है, 4500 किलोटन, यानी हमारे धमाके से करीब करीब 50 गुना बड़ा, 50-60 गुना बड़ा। इतना ही नहीं, चीन ने एक धमाका किया था 3300 किलोटन का, वो भी 1968 में, और वो एटमॉस्फियरिक एक्सप्लोजन था। पोखरण 2 था वो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन था, या उसको लैंड एक्सप्लोजन बोलते हैं। वो एटमॉस्फियरिक एक्सप्लोजन नहीं था। एटमॉस्फियरिक एक्सप्लोजन की यानी कि जमीन पे आपने धमाका किया, यानी कि बम है वो आपने टेस्ट किया। एटमॉस्फियरिक एक्सप्लोजन यानी कि उस बम को मिसाइल में या प्लेन में रखा और उसको धक्के खिलाए, जैसे कि वो वास्तव में जब वो मिसाइल में डाला जाएगा तो वो धक्के खाएगा, और उसके बाद वो एक्सप्लोड हुआ, तो उससे आपका इंजीनियरिंग डिजाइन की टेस्टिंग हो जाती है कि भाई जो लैंड पे पोखरा जो एटम बम है उसमें कहीं 2-4 स्क्रू भी ढीले रह गए तो वो एक्सप्लोड नहीं होने वाला जब मिसाइल में रखोगे तब। तो इसलिए रियल टेस्टिंग करने के लिए चाइना ने 23 एटमॉस्फियरिक एक्सप्लोजन किए हैं। भारत ने कितने एटमॉस्फियरिक एक्सप्लोजन किए हैं? एक भी नहीं। चाइना ने 22 लैंड एक्सप्लोजन किए हैं। भारत ने कितने लैंड एक्सप्लोजन किए? 2, और उसमें आप यदि गिन लो उसको, पोखरण 1 में 2 थे, पोखरण 2 में 3 थे, तो 5 एक्सप्लोजन हुए। और वाजपेयी ने सरासर झूठ बोल दिया कि अब हमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो कि देश को उन्होंने एक बहुत बड़ा धोखा दिया था। मिनिमल क्रेडिबल डिटर्रेंस एक बकवास चीज है। क्या होता है मिनिमल और क्या होता है क्रेडिबल? चाइना के पास 4500 किलोटन का उन्होंने एक्सप्लोजन किया है,
रशिया ने सबसे बड़ा टेस्ट एक्सप्लोजन किया है 50,000 किलो टन, अमेरिका ने एक्सप्लोजन किया है 15,000 किलो टन, अमेरिका ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए हैं कुछ 1,000 से ज़्यादा, रशिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए हैं 750 के आसपास, और भारत कहता है कि हमने सिर्फ 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए या 2 और ख़त्म, अब ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, वो झूठ है। उसके बाद वाजपेयी ने बांग्लादेशियों को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। ये बात आपको खास ध्यान रखनी चाहिए कि वाजपेयी ने बांग्लादेशियों को निकालने के लिए या और बांग्लादेशियों को आने से रोकने के लिए जो नेशनल आईडी सिस्टम बनाने की जरूरत थी वो वाजपेयी ने नहीं बनने दी। वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, वो चाहते तो 1 साल के अंदर एनआईडी बन जाती, जैसे जनरल जिया ने पूरे पाकिस्तान में नेशनल आईडी 1-2 साल के अंदर दे दी थी। और उस जमाने की टेक्नोलॉजी से उसने पूरे पाकिस्तान को, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़ के, वहाँ तो पाकिस्तान की हुकूमत ही नहीं है प्रैक्टिकली, पर बाकी पाकिस्तान में आप वहाँ पे घुस के, कराची में घुस के मकान नहीं खरीद पाओगे। और नेशनल आईडी इतनी आसानी से आपको मिलेगा नहीं जैसे यहाँ आसानी से राशन कार्ड मिल जाता है या ये पासपोर्ट, राशन कार्ड मिल जाता है या वोटर आईडी मिल जाता है, क्योंकि वो पहले आपके माँ बाप का नेशनल आईडी मांगेंगे और माँ बाप का नेशनल आईडी नहीं होगा तो वहीं पे जेल में बंद कर देंगे कि भाई तू हवा में से आया क्या। तो उस तरह का सिस्टम यदि भारत में खड़ा हो जाता 1998 में, 1999 में, वाजपेयी के टाइम पे, या 2004 तक में, तो नए बांग्लादेशी कम से कम नहीं घुस पाते, लेकिन वाजपेयी ने नेशनल आईडी सिस्टम नहीं खड़ा होने दिया। और बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए, निकालने के लिए भी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए जो मैंने दिए कि भाई नार्को टेस्ट लो बांग्लादेशियों का, डीएनए टेस्ट करो, बांग्लादेशियों को फांसी की सजा दो। 1 करोड़ को फांसी की सजा देने की जरूरत नहीं है, 1,000 को फांसी की सजा दोगे, बाकी 1 करोड़ जहां से आए थे, जिस स्पीड से आए थे उससे 4 गुनी स्पीड से दौड़ के भाग जाएंगे। तो इस तरह से वाजपेयी एक अच्छे कवि होंगे। वैसे मुझे तो उनकी कविताएं बोरिंग लगी, मैंने कविता ज़्यादा पढ़ता ही नहीं हूँ, पर उनकी जो भी कविता है मुझे तो बहुत बोरिंग लगी। और शायद अच्छे कवि हो, मैं उसमें डिस्प्यूट नहीं करूँगा, पर एक अच्छे कवि के सिवा वो कुछ नहीं थे। वो आप उनको कोई कानून का ड्राफ्ट उनके सामने रखोगे उनको नींद आ जाएगी। उनकी रुचि भी नहीं थी उनमें, उनका दिमाग क्यों नहीं था, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते थे कि भाई बस अच्छे भाषण दो, कार्यकर्ता और वोटरों को उकसाओ और उनसे वोट लो और अपना नाम बड़ा करो। ऐसा नहीं है कि उनके कानून समझने की दिमाग नहीं थी, कानून है वो 8वीं फेल आदमी में भी समझ सकता है। आप मुझे कोई भी 8वीं कक्षा के मुझे 100 विद्यार्थी दीजिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सिवा मुझे हिंदुस्तान का कोई भी कानून दे दो, संविधान का कानून, आईपीसी का कानून, कंस्ट्रक्शन का कानून, कोई भी कानून मुझे दे दो और 8th क्लास के मुझे 100 लड़के को दे दो, मैं 100 में से 90 नहीं 95 को ये सारे कानून समझा दूंगा। बस उसका मुझे आसान शब्दों में अनुवाद करना पड़ेगा। जानबूझ के मुश्किल शब्द लिखे जाते हैं, वो शब्दों को आप डिक्शनरी में उसका पर्यायवाची शब्द ढूंढ के आसान शब्दों में आसान वाक्य रचना। आसान वाक्य रचना यानी जानबूझ के लंबे 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 वाक्य रखते हैं, उसके छोटे वाक्यों में रख दिए जाए तो कोई भी व्यक्ति कानून समझ सकता है, तो वाजपेयी जी समझ सकता है। लेकिन सवाल आता है रुचि का, कि उस आदमी को कानून समझने में रुचि नहीं थी, उसको यही था कि भाई भाषण दो, लंबे चौड़े कविताएं बोलो, लोगों को उकसाओ, लोगों के वोट इकट्ठा करो, कार्यकर्ताओं को उकसाओ और किसी तरह से प्रधानमंत्री बन जाओ। उनको प्रधानमंत्री बनने में इच्छा थी। तो इस तरह से जो बांग्लादेशियों को रोकने का काम करना चाहिए था वो भी उन्होंने नहीं किया। यह है कि कांग्रेस के अति भ्रष्ट प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह है या तो नरसिम्हा राव है, उनसे वो कम खराब थे। पर उसमें एक रीजन ये था कि उस समय बीजेपी कम खराब थी। बीजेपी उस समय कम खराब थी, उस समय कम खराब थी क्योंकि बीजेपी काफी टाइम से पावर में नहीं थी। काफी टाइम से यानी पहली बारी पावर में आई थी 1998 में, तो पावर में ही नहीं थी, तो उनके एमपी को रिश्वत लेने का मौका ही कम मिलता था। रिश्वत लेने का मौका कम मिलता था तो रिलेटिवली वो कम करप्ट थे। 6 साल पावर में रहे तो वो भी अब उसके बाद कांग्रेस जैसे हो गए। आज तो स्टेट, इतने सारे स्टेट गवर्नमेंट में वो पावर में रह चुके हैं, तो उनके एमपी मिनिस्टर वगैरह है, उसमें से 2-3 को छोड़ के आपको कांग्रेस के एमएलए और बीजेपी के एमएलए, आप सारे बीजेपी के एमएलए का लिस्ट बनाओ और कांग्रेस का एमएलए का लिस्ट बनाओ, तो 5-10 कांग्रेस के और 5-10 बीजेपी के
एमएलए मिनिस्टर ऐसे निकलेंगे जो कि कांग्रेस के मिनिस्टर जितने खराब नहीं है, बहुत कम खराब है, जितने खराब नहीं है, मैं कहूंगा कि बीजेपी में 5-10 लोग ऐसे हैं पूरे बीजेपी में जो कि बहुत ही कम खराब है, पर बाकी जो 95% आप देखोगे तो किसी भी सेंस में कांग्रेस से कम गए गुजरे नहीं है। तो इस हिसाब से वाजपेयी खुद पैसा लेते थे ऐसा नहीं, वैसे लिया है, रंजन भट्टाचार्य और बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे आप गूगल करोगे तो, कि उनकी जो एडॉप्टेड डॉटर है उसके जो सन इन लॉ है, एडॉप्टेड डॉटर के हस्बैंड, और तहल उसमें आपको काफ़ी मिलेगा। फिर तहलका का भ्रष्टाचार जो है कि सेना में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा था, तो उसमें वाजपेयी का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो तो आपको दिखेगा, पर वाजपेयी को पता था कि बड़े पैमाने पे घपले हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने होने दिया। क्यों होने दिया? क्योंकि उनको अपनी कुर्सी टिकानी थी। और कारगिल में धोखा खा गए, तो वो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कारगिल में इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान के सैनिक घुस गए, बंकर बना लिया। पाकिस्तान के इतने सारे हेलीकॉप्टर थे जो कि बंकर बनाने का और दूसरा सामान था वो रिलोकेट करते थे। वो कैसे सफल हो पाया? वो इसलिए सफल हो पाया क्योंकि इसरो का जो सुपरवाइज करता था, सैटेलाइट सुपरविजन था कारगिल एरिया के ऊपर, वो बंद हो गया। एकाएक किसी ने डिसीजन लिया कि खर्चा बहुत है, कॉस्ट कटिंग जरूरत है, खर्चा कम करना है, तो ये कारगिल के ऊपर जो सैटेलाइट सुपरविजन हो रहा है वो बंद कर दो। और वो इसरो है वो सीधा वाजपेयी के अंडर में आता है। तो किसका डिसीजन था ये सैटेलाइट सुपरविजन बंद करने का? अब ये तो उसके रिलेटेड जो ऑफिसर हो उनका नार्को टेस्ट लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यदि सैटेलाइट सुपरविजन हो रहा होता तो पाकिस्तान इतने बड़े संख्या में बंकर नहीं बना पाता। इसलिए क्योंकि जब हेलीकॉप्टर ट्रैवल करता है तो नीचे बर्फ है, एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है और स्मोक यानी कि गर्मी और धुआं की वो लाइन छोड़ता हुआ जाता है। तो सैटेलाइट जो उसका पिक्चर लेगा तो उसको इमेज देख के कोई भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाला आदमी तुरंत बता देगा कि ये लाइन कहां से आ गई और इतने सारे फोटोग्राफ में ये लाइन क्यों आ रही है। तो वो हेलीकॉप्टर ट्रिप है वो सैटेलाइट पकड़ लेता यदि सैटेलाइट सुपरविजन चल रहा होता तो। लेकिन वाजपेयी ने किया ऐसा नहीं बोलता, पर वाजपेयी सो रहे थे और उनके नीचे किसी आदमी को सीआईए ने पैसा देके सैटेलाइट सुपरविजन बंद कर दिया। यानी ही प्रूव्ड टू बी एक्सट्रीमली इनकॉम्पिटेंट एंड इनएफिशिएंट। और क्यों? उसका जवाब एक बार यूपी के भूतपूर्व मिनिस्टर ने दिया था, कल्याण सिंह ने, कि ये प्रधानमंत्री है वो पियक्कड़ है। और वाजपेयी के आसपास के किसी आदमी से पूछोगे तो आपको बताएंगे कि दिन में मुश्किल से 4-5 घंटे उनको होश रहता था, बाकी हमेशा वो नशे में धुत होते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब, उसके बाद की बात नहीं करता, उसके बाद तो ठीक है आदमी 24 घंटे नशे में धुत हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, पर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तभी भी वो दिन में 4-5 घंटे को छोड़ के हमेशा नशे में धुत होते थे। और उसकी वजह से इतनी इनएफिशिएंसी आ गई थी डिफेंस में, इसरो में, कि कारगिल के सैनिक घुस गए सरहद के अंदर, बंकर बना दिया, लेकिन इसरो को और बाकी की सेना के डिवीजन को पता नहीं चला। और बाद में उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ा कि कारगिल में जैसा आप सोचते हैं कि हम जीत गए, ऐसा नहीं है। हम भी हार गए, पाकिस्तान भी हार गया, अमेरिका जीत गया। अमेरिका की शर्त पे, अमेरिका के उकसाने पे कारगिल शुरू हुआ। अमेरिका को लेसन एक शिक्षा करनी थी आरएसएस के और दूसरे लोगों को, और उन्होंने अच्छा काम किया। मैं पोखरण 2 का सपोर्टर हूं, तो जिन किसी भी आरएसएस के बीजेपी लोगों ने पोखरण 2 के लिए वाजपेयी पे दबाव डाला, आई सिंसियरली थैंक देम। मैं सच्चे दिल से उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, उनका आभारी हूं। लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने ये कारगिल का युद्ध कराया, और अंत में अमेरिका के कहने पर हमको सेफ पैसेज भी देना पड़ा। यानी कि जो पाकिस्तान के घुसपैठिए हमारी सरहद में घुस के हमारे 800,000-2,000 जवानों को मार दिया या घायल कर दिया, उनको हमें सेफ पैसेज देना पड़ा कि हाँ अब आप जा सकते हो। मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कारगिल का युद्ध है वो अमेरिका जीत गया वास्तव में। तो एंड में मैं फिर से ये मोरारजी देसाई का समराइजेशन करूंगा कि उसने रॉ को खत्म कर दिया, भारत की सेना को कमजोर कर दिया, राइट टू रिकॉल का कानून पास नहीं किया, गोल्ड कंट्रोल एक्ट जैसा एकदम भ्रष्ट कानून बनाया जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ गया, गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ गई,
और उनका बस एक ही मकसद था, भारत का प्रधानमंत्री बनना। देवी इंदिरा अम्मा से जलने लगे, क्योंकि देवी इंदिरा अम्मा ने इतने सारे काम करके दिखाए जो कि ये लोग सारे 20, 30, 25 साल में नहीं कर पाए थे। और जो 5-7 साल की मेहनत से रॉ ने पूरे एजेंट बनाए थे, वो उसने पूरा बिखेर दिया। और इजराइल को मदद दे सकता था भारत कि हाँ भाई तुम्हारे प्लेन यहाँ 4-5-6 घंटा रुकेंगे रिफ्यूलिंग करने में, और उनको जो वहाँ पे टैक्टिकल पोजीशन ढूंढने के लिए चाहिए, और जाओ पाकिस्तान का एटॉमिक वेपन प्रोग्राम तोड़ दो। तो सहायता तो नहीं की, ऊपर से उसने पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दे दी, और इसीलिए पाकिस्तान ने उसको निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दिया है। मतलब इंडिया को गद्दार हिंद का अवार्ड देना चाहिए उसे। निशाने पाकिस्तान यानी एक तरह से देखो तो गद्दार हिंद हुआ, और वो अवार्ड मोरारजी को दिया और मोरारजी ने लिया। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी, तो आप एनरॉन पे सर्च कीजिए तो उसने 13 दिन की सरकार में एनरॉन का काम किया। उसने अहमदाबाद का नाम कर्णावती नहीं रखा। उसने ये जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स है ST SC को कन्वर्जन के बावजूद भी चालू रहते हैं, वो बंद नहीं किए। और उसके बाद उसने इसरो का सैटेलाइट सुपरविजन बंद करा दिया, ऐसा नहीं कहता, लेकिन उनके टाइम पे बंद हुआ। तो उन्होंने कोई सर्च भी, मतलब इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर नहीं दिया कि भाई पब्लिक रिपोर्ट इसकी आनी चाहिए कि भाई इसरो के अंदर सैटेलाइट सुपरविजन कारगिल एरिया का किसने बंद करवाया और क्यों बंद करवाया। और उनकी वजह से एनरॉन का नुकसान हुआ, वो तो मैंने आपको बताया। तो किसी भी एंगल से ये कोई बहुत अच्छे नेता दोनों में से एक भी नहीं है। अच्छे नेता भारत में मैं कहूँगा तो लाल बहादुर शास्त्री और देवी इंदिरा अम्मा, बस ये दो ही हुए हैं। धन्यवाद।